फारूकी का विक्की की गर्दन पकड़ना कुछ गलत नहीं था। जरा पैर यहाँ कहाँ होता, मुनव्वर फारूकी का कमर, गर्दन, सिर, मुंह कहाँ होता उसे भी नहीं मालूम होता। यहाँ अंकिता बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है कि विक्की ने मुनव्वर को पेड़ से गिराया और वो गिर के उसका आपको वो जो जगह पे गिरा, आप रिवाइंड करके देखना या मोबाइल पे देखिएगा, वो 1 फुट जितनी टेबल है। देखो यार, ईशा का तो वैसे ही कोई मौजूद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएम टीवी। दिस इज मी अंकिता पाठक और आज हमारे साथ है बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट रिंकू धवन, जिन्होंने हर बात पे सही लगे सामने वाले को या गलत लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच अंकिता। यस मैम, बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपकी लाइफ कैसी चेंजेस हुई है, या फिर पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं या फिर नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव तो कतई नहीं हुआ है। टचवुड थैंक्स टू बिग बॉस, सब अच्छा ही हुआ है। यार मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो गई क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले मैं इतना सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी और मुझे मेरे मीडिया के दोस्तों ने, कलीग्स ने ही बोला था कि मैम आप अपने सोशल मीडिया का कुछ कीजिए ना। मतलब यार मुझसे नहीं होता है, इट्स नॉट माई फोर्टे, बट थैंक्स टू बिग बॉस ये भी सीख लिया और बस यहाँ से बेटर ही होंगे। बिग बॉस से जब बाहर आई तो आपने सबसे पहले क्या किया और अभी कैसे चल रही है? बिग बॉस से जब बाहर आई तो आप लोगों को ढेर सारे इंटरव्यूज दिए और वो होने के बाद अगर मैंने अपने लिए पहली बार कुछ किया तो मैं महाकाल गई। तो उज्जैन में महाकाल गई, महादेव के दर्शन किए, क्योंकि वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे महाकाल जाना है, महाकाल। बट एवरी डे यू नो देयर वर लाइन ऑफ इंटरव्यूज एवरीथिंग, तो जो व्हिच आई विल अंडरस्टैंड कि ये भी बहुत ज़रूरी है आने के बाद। लोग जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि क्या था अंदर, कैसा था, जो भी आगे है। सो डेफिनेटली आफ्टर गिविंग माई प्रायोरिटी टाइम टू माई कलीग्स, मैं महाकाल चली गई, महादेव के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद दिया, ढेर सारा मंत्र जाप किया। फिर माँ काली, सिद्ध माँ काली का मंदिर है, शक्तिपीठ, वहाँ गई, वहाँ उनके दर्शन किए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नाम फीलिंग बेटर। बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपको किस चीज़ का रिग्रेट है जो आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक बार मौका मिले तो वो चीज़ मैं सही करूँ? देखिए, रिग्रेट मुझे किसी चीज़ का ज़िंदगी में होता नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मैं 11 हफ्ते भी बिग बॉस के घर में रही। आउट ऑफ 15 वीक्स, 11 वीक्स इज नॉट लेस। एंड फॉर अ पर्सन जिसकी कोई यू नो लड़ाई झगड़े, मुद्दे, एजेंडाज ये सब थे नहीं। ऑफ कोर्स मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, बट ऑन अ वेरी वन ऑन वन रखे। और क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बात करने का तरीका सही होना चाहिए, तो वो बात सुनी भी जाती है और समझी भी जाती है। सिर्फ चिल्लम चिल्ली शोर कुल मचा के तो सिर्फ आप शोर मचा रहे हैं, अपनी आवाज़ थोड़ी ना उठा रहे हैं। तो या अभी आपने जो बोला कि चिल्लम चिल्ली करके सिर्फ आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं बिग बॉस के घर में अंकिता और विक्की की फाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसमें हाँ, इसमें अरुण जी ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि ये ना रोज का हो गया है इनका। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही है ना, रोज का। आई मीन अब जैसे मैं आई हूँ तो मैं रोज एपिसोड्स देखती हूँ, तो प्रैक्टिकली तो रोज ही पूरा है। यू नो इट्स आई डोंट नो, इट्स बिकम लाइक अ डेली सोप ड्रामा सॉर्ट ऑफ थिंग। हस्बैंड वाइफ फाइटिंग, बिकरिंग ऑल द टाइम एंड बिकर करते हैं, फिर बैठे होते हैं, व्हिच इज गुड। मतलब यू नो यू शुड काइंड ऑफ छोड़ो लड़ाइयाँ एंड प्यार मोहब्बत से रहो। बट हाँ, इट इज बिकमिंग टू मच। अंकिता बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, which I don't understand the reason, but maybe वो अपने हस्बैंड को हम में से किसी से भी ज़्यादा वो पहचानती है अपने हस्बैंड को। और जो भी in any which case अगर उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल कर रहा है विक्की की बिहेवियर के बारे में, तो फिर यही कहना चाहिए ना कि भैया शादी एक कॉम्प्रोमाइज है और वो कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ता है, ना कि सिर्फ एक इंसान को। बट एट द सेम टाइम मुझे अंकिता ही किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। हाँ, सबको यही लग रहा है। पर आप अंदर से देख रहे हो तो विक्की ऐसे पर्सन दिख रहे हैं बाहर से कि वो एकदम फ्री बर्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी अंकिता रहती है वो रह रही। लेकिन इनका कहना है कि मैं जब जिस तरीके से रहना चाहता हूँ तो तुम आके मुझे टोक देती हो, तुम्हें पसंद क्यों नहीं आता? करेक्ट। विक्की का अगर मैं जो मैंने ऑब्वियसली सुना ही है ऑन टेलीविजन, मैं ये कहूँगी ऑन द शो कि विक्की ये कहता है भाई हम एक घर में, यहाँ से ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से उठ के हम कहीं और चले जाएंगे। जो है लड़ना मरना हंसना खेलना सब यही है, यही लोगों के साथ है, दोस्तियाँ जो भी आप कह रहे हो। तो उस पर शक्लें क्या बनानी? अंकिता क्यों इतना इनसिक्योर हो रही है? जो इन अ वे मेरा भी सवाल है कि
अभी इतने दिन हो गए, 3 महीने, हाँ 3 महीने तो हो ही गए हैं और अभी इनसिक्योर हो रही हूँ। तो पहले ये लाइनें ड्रॉ करनी चाहिए थी। अब 3 महीने में आके जब एक इक्वेशन सेट हो गया, कहीं हाँ मैं ये बिल्कुल मानूंगी विक्की भी थोड़ा डेफिनेटली यू नो कंट्रोल करना चाहिए विक्की को भी, यू नो फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ, एंड व्हाई नॉट, यू नो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। अगर उनकी वाइफ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है पर्टिकुलर बिहेवियर, ही शुड कंट्रोल। एंड जैसे विक्की बोलता है कि हमारी दुनिया यहाँ तक नहीं है, इसके बाहर भी है, तो ये बात जो विक्की अंकिता को समझाते हैं, ये बात विक्की को खुद भी समझनी चाहिए कि विक्की यही दुनिया नहीं है, बाहर जाके तुम अपनी बीवी के साथ ही रह रहे हो। एट द सेम टाइम जब विक्की बोलता है भाई बाहर भी तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ नहीं रहने देती, या यू नो शक्लें बनाती रहती है, डोमिनेटिंग है ना, ये 2 दिन पहले की शायद बात उन्होंने टेलीविजन पे कही, व्हिच इज लाइक कि मतलब ये क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे, कि खुद ही बोलते हैं वो ऐसी, तो आई थिंक वन शुड जस्ट लीव इट बिटवीन देम। ठीक है, जो भी कर रहे हैं हफ्ता भर में सारी बाहर उठ के करके या सारी एक साथ भागोगे, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, संभालेंगे अपने घर को आगे। बट डेफिनेटली यहाँ बाहर आएंगे फिर मीडिया घेर लेगी इन्हीं सवालों से, तो भैया डेफिनेटली कैंट डेंजरस। आपको लगता है कि एज अ कपल जाके उन्होंने गलती की, उनको अलग अलग टाइम में आना चाहिए था तो उनका रिश्ता बना रहता? ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी। पर अगर मुझसे ये सवाल किया गया था घर में जाने से पहले कि इट इज अ शो अबाउट कपल्स वर्सेस इंडिविजुअल, तो ये आपको कपल्स का आना एडवांटेज लगता है या डिसएडवांटेज? तो मैंने क्लियरली कहा था इट इज अ डिसएडवांटेज। मुझे ये एडवांटेज कहीं से नहीं लग रहा है, इट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। आई ओनली टाइम विद दैट। Yes. तो आई थिंक माय पॉइंट वाज राइट। मुझे ये कपल्स का आना कहीं से भी एडवांटेजेस, एंड स्पेशली देखो बात वही है, इट इज नॉट, आए तो नील ऐश्वर्या भी थे, ठीक है, एक पर्सनालिटी का था, बट उनको जैसे समझाया दूसरे लोगों ने समझाया, दे गॉट द पॉइंट, एंड देन यू डिडंट सी दैट उन दोनों के बीच का एक जो बिहेवियर आपने देखा था, फिर आपने वो बिहेवियर होता हुआ देखा नहीं। क्योंकि होता है यार, कई बार आपको समझ नहीं आता और आप ऐसे करते हो, फिर आप बोलते नहीं यार तू ना ये थोड़ा ट्वीक कर लो, ये थोड़ा ऐसे कर लो, सब सही है जो उन्होंने किया, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। अब इन दोनों को मे बी ये दोनों खुद ही इतने डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज खुद ही हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज हैं, मतलब तो फिर यू नो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज क्लैश करें। ऐसा नहीं कि नील और ऐश्वर्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं थे, बट नील वाज अ लिटिल मोर कूल काम कंपोज्ड, बहुत समझदार कि चल ठहराव वाला बना। मुझे याद है जैसे एक टास्क हुआ था कि भाई आज अगर आपको एक पार्टनर चाहिए तो आपको विक्की जैसा पार्टनर चाहिए होगा जो सोशलाइजिंग, यू नो लाउड हैप्पी ये वो, या नील जैसा पार्टनर चाहिए होगा द वे ही इज। तो मैंने कहा एट द स्टेज एंड एज ऑफ लाइफ दैट आई एम, although I enjoy socializing, I love meeting my friends, I love partying and everything, but आज मुझे ठहराव की जरूरत है मेरे रिश्ते में, so I would go for somebody who is like Neil, because ऐसा नहीं है कि Neil is not fun, ऐसा नहीं है Neil पार्टी नहीं करता, ऐसा नहीं है Neil doesn't enjoy socializing, but उसमें ठहराव है, एक समझ है। मुझे ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में चाहिए, एक टास्क में मैंने कहा। Definitely as a couple coming is definitely not an advantage, on the hindsight it is a disadvantage. Most important वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है, तो दिख के आता है। He adores Aishwarya, and Aishwarya भी वो ठीक है, दोनों पर्सनालिटीज अलग है, वो भाई बहन के एक जैसे नहीं होते, तो बट दोनों टच वुड एक दूसरे पे फिदा है दोनों ही। साथ ही अगर मैं बात करूँ अब के जो बिग बॉस में झगड़े चल रहे हैं, मुनावर को देखा जा रहा है कि उन्होंने विक्की को हाथापाई इन्होंने आपस में, इस पे आप क्या कहेंगे? मुनावर को गलत हो गया, अंकिता उनके पीछे पड़ी, दोनों की रिश्ते में भी अब एक दरार आ चुकी है। आप हाफ इंफॉर्मेशन किस चीज पे? आपने इंफॉर्मेशन ये दी है कि मुनव्वर ने विक्की पर, नहीं दोनों के बीच में, दोनों में तो पर बोलिए ठीक से ना जी नहीं मैं तो कि विक्की ने मुनव्वर को पेड़ से गिराया और वो गिर के उसका आपको वो जो जगह पे गिरा, आप रिवाइंड करके देखना या मोबाइल पे देखिएगा, वो 1 फुट जितनी टेबल है, वो पेड़ से गिरा है, अनप्लान्ड। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ जंप मारने वाला तो मुझे इतनी स्पेस में जंप मार, वो गिरा है। वो 1 फुट की टेबल की चौड़ाई है, उसके आगे लकड़ी की बेंच है जिसपे लोहा है, पीछे जिसपे वो पेड़ है उसका सीमेंट की गोलाई है। जरा पैर यहाँ कहाँ होता, मुनव्वर फारूकी का कमर, गर्दन, सिर, मुंह कहाँ होता उसे भी नहीं मालूम होता।
समझे? तो ये चीज जो हुई है, मुनव्वर फारूकी का विक्की की गर्दन पकड़ना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि उसकी जान पे आ गई थी। अगर आप वो शॉट बार बार देखेंगी एंड यू विल पॉज एंड सी कि आगे पीछे और गैप कितना है, और मुनव्वर के पैर लिटरली कहाँ लैंड किए। डूड, इट वाज शिट स्कैरी मैन। कहीं उल्टा सीधा गिर जाता, लेने के देने पड़ सकते थे। तो भैया जो हुआ, मुनव्वर की तरफ से कुछ गलती नहीं है। जैसे समर्थ ने उसके मुंह में, अगर आप मुझसे मैं बात कर रही हूँ, आप आके मेरे मुंह में टिश्यू ठूस दे, कुछ ठूस दे, तो मेरा भी यही रिएक्शन आएगा। तो जो विक्की ने किया और जो मुनव्वर का रिएक्शन आया, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। मोर देन मुनव्वर, विक्की शुड रियलाइज कि वो कर क्या रहा है, किस हद तक जा रहा है। वो ये सारी हदें ही पार करने पे आ गया। इतनी बौखलाहट हो गई फिनाले में नहीं जाने की। एक्चुअली तब तक तो वो तो डिसाइड भी नहीं हुआ था कि फिनाले में जाना है कि नहीं जाना है। तब तक तो ये था कि एक टीम ने टास्क किया था और दूसरी करेगी। तो जब तुम्हें हिम्मत नहीं है करने की, तो तुमने उतना किया कि जब तुम झेल नहीं सकते। सीधी सी बात है, अगर आज टीम बी ने टीम ए पर जो भी किया होता, तो तुम भी तो दुगना करने की कोशिश करते ना, टॉर्चर करते ही ना। तो अब जब तुम्हें पहला मौका मिल गया, तो तुम्हें कैसे भूल गए इनको भी मौका मिलने वाला है। तो भैया उतना करो जितना आप झेल सकते हैं। अंकिता तो बोल भी रही थी, भाई इनका भी टाइम आएगा, तो थोड़ा संभल के करो, वरना हमें छोड़ेंगे नहीं। तब आपने सोचा नहीं, फिर आप छुपू रहे हो। अब सामने वाला तो अपना करेगा ना, भाई निकाल पार्टी, निकाल मसाले, ढूंढ, ये कर। और फिर बाकी क्या बोले, बिग बॉस ने खुद ही बोला आपको चाहिए मैं सब कुछ रिफिल कर दूंगा, जो जो आपको चाहिए मैं सब आपको दे दूंगा, या इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। साथ ही इसमें देखा जा रहा है कि मुनावर और मनारा की दोस्ती अब वापस दिख रही है। जैसे मैंने उस एपिसोड के दौरान ही सुना जहाँ मनारा ने कहा हमारी दोस्ती नहीं हो रही, हम एक टीम में एक टास्क करें, तो एज अ टीममेट वी आर स्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि मुनव्वर में ही दोस्ती हो रही। और दूसरी बात, अगर उनकी दोस्ती हो भी जाए तो इसमें हर्ष क्या है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। देखो दोस्तियों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, पर जो दोस्ती वापस अपनी जगह पे, जो रिश्ता वापस अपनी जगह पे आ जाए, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। साथ ही अगर हमने देखा है ईशा और समर्थ ना काफी क्लोज होते हुए आए थे, बहुत किसी वाले सीन ज्यादा दिखती थी। तो आपको नहीं लगता अब जब बिग बॉस के अंदर थी तो अनकंफर्टेबल? बहुत अनकंफर्टेबल, इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू बिगिन विद। फिर तो आदत सी पड़ गई थी, मतलब फिर तो खुद ही ऐसे होता था, अरे यार। सो डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा होता था यार कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं यार, फॉरगेट दुनिया, फॉरगेट एवरीबॉडी यार। आप यहाँ से तो अपने घर ही जाओगे ना अपने माँ बाप के पास, तो वो उनको क्या क्या सुनना पड़ रहा है यार। ऑल सेड एंड डन, हम वेस्टर्न कपड़े पहन ले, वेस्टर्नर्स की तरह बिहेव करने की कोशिश कर ले, पर हम हैं हिंदुस्तानी, यू नो। तो आई कांट फॉरगेट दैट कि आपके पेरेंट्स बाहर हैं, कितना कुछ, it's embarrassing, that must have been very embarrassing for their parents। पर अभी अंकिता ना ये भी कहते हुए क्लास में कि अभी जैसा मनारा फील कर रही थी ना, तेरे को लेके फील मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। और ईशा यही कि दोस्ती कैसे अचानक से दूर हो जाता है, वो सारे फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट उनका लग जाता है। और ईशा और मनारा में भी अब फाइट हो रही है आपस में। ईशा काफी कुछ बोल चुकी है मनारा को कि तुम टाइम के साथ है। देखो यार, ईशा का तो वैसे ही कोई वजूद है, ठीक है। ईशा एक घर में आवाज है, चीखती चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है। कभी आप शांति से बैठ के उसको सुनोगे ना, आपको लगेगा कि क्यों बोल रही है ये, क्यों बोल रही है, और ये क्या बोल रही है, इसको पता भी है। Because this has happened with me 2 बार, और तीसरी बार ऐश्वर्या के साथ हुआ था, जब मैंने उसको बोला कि तू बोल क्या रही है, ये वो, मैंने कहा तुझे पता है ये हुआ, हाँ उसका ये हुआ, अच्छा फिर ये था, हाँ तो प्रॉब्लम क्या थी, मैंने कहा एग्जैक्टली नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैंने कहा तू है नहीं चिल्लाई जा रही थी, मैंने कहा तेरी और समर्थ की प्रॉब्लम है, तुम बिन सिर पैर की बातें करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता आधा टाइम चल क्या रहा है, कुछ एक वर्ड पकड़ के करते रहते हो तुम लोग। So honestly, Isha is just a noise pollution in the house. You know, she just wants to create a chaos. एजेंडा बहुत क्लियर है। मुझे पहले अभिषेक एजेंडा था, अब जाने के बाद ये आप क्या ये तो हीरो बन गया, तो अभी बस कहीं भी उसको chaos क्रिएट करना है, जो ईशा करती है। और अंकिता जो बोल रही है उसे मनारा की तरह फील हो रहा है या क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मनारा को क्या फील हुआ था कि मुनव्वर उसे टाइम नहीं दे रहा, यही फील हुआ था ना। हाँ, ऐसा बोलते हुए तो ये नजर आया कि ना तो टाइम मुनव्वर उसे टाइम तब, मनारा को टाइम तब नहीं दे रहा था जब आयशा की एंट्री घर में हो गई थी। तो
तो आपने देखा ना मुनव्वर की हवाई ओढ़ी पड़ी थी, तो किसको टाइम देता, खुद को, उसको किसको टाइम देता। सो एनीवेज दैट्स ऑल बुलशिट इन माय अंडरस्टैंडिंग। और अगर ये अंकिता बोल रही मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो तू तो खुद ही बैक सीट ले चुकी थी। मुनव्वर मैं तेरी दोस्ती से बैक फुट ले लूं कि तुम्हें अपनी दोस्ती पे भरोसा नहीं था। तो तुमने अपने कि भाई तू मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगा, जो अंकिता के अपने शब्द है कि वो मनारा को फंस जाएगा, तो इसीलिए बेटर है मैं पीछे हो जाऊं, अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई भी। तो फिर काय की कंप्लेन हो रही है। लास्टली आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ है जो दर्शक आपको अब कहाँ देख सकते हैं? मैं जब तक साइन नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी उन चीजों के बारे में, बट डेफिनेटली जैसे होगा मैं सबको गैदर करूंगी, आ जाओ और फिर से इंटरव्यू करेंगे और सबको ये न्यूज़ खबर फैला देंगे कि मैं आ रही हूँ किरदार करने, खुद रिंकू धवन बनकर।